हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं सब लोग पहले से ही लाइव हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। आइए फ्लूइड मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। अभी आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की क्लास करी। अब इसके बाद आपको क्लास कौन सी करनी है? फ्लूइड मैकेनिक्स की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्लास करके? समझ में आ रही चीज़ें? कुछ फ़ायदा मिल रहा है? एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं पहले भी कर चुका हूं और फिर से आज कर देता हूं कि इस संडे को आपका मैकेनिक्स का टेस्ट होने वाला है। इस संडे को आपका मैकेनिक्स का टेस्ट होगा। ये टेस्ट का लिंक जो है वो केवल आपको संडे को ही हमारे ऐप पे मिलेगा। तो संडे को आप किसी भी दिन किसी भी टाइम आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर जज कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। टेस्ट केवल संडे को अवेलेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना तो सैटरडे को मिलेगा, ना तो मंडे को मिलेगा। तो सही समय पे आकर के सबको गुड इवनिंग है बेटा, सबको गुड इवनिंग है। मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ, फिलहाल मैं कैमरे में देख रहा हूँ। तो आप सबको संडे को आके टेस्ट देना है और टेस्ट में आपका क्या रिजल्ट है वो आपको पता ही चल जाएगा। इसके अलावा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, हम कुछ न कुछ उसे प्राइस भी देंगे, उसे उसे कुछ न कुछ हम उसे पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सबको टेस्ट देना चाहिए। मैकेनिक्स का बहुत ही शानदार पेपर बनाई है हमारी टीम ने, और आप पेपर देंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि यूपी आर्गनल का पैटर्न कैसा है, डीएफसीसीआईएल का पैटर्न कैसा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी इस टेस्ट का हम लोग कोई चार्ज नहीं रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। आगे चार्जेबल हो जाएगा तो सबको चार्ज देना रहेगा। आप बिना चार्ज के ही सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ पा जाएंगे जो लोग पैसा दे करके पाते हैं। चलिए, तो क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आपको पता है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स करा रहा हूँ आप लोगों को, और फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी 8-10 क्लासेज और हैं। मान के चलिए कि ये जुलाई मंथ में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। सर किसी भी टाइम होगा? हाँ, किसी भी टाइम होगा। चीटिंग होगा, एक प्रॉपर टाइम देखिएगा सर। हाँ, दीपक का सुझाव बहुत अच्छा है। दीपक का कहना है कि किसी भी टाइम न दे करके किसी एक टाइम दिया जाए। हाँ, सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है दीपक जी, धन्यवाद, आपने सुझाव बहुत ही कीमती सुझाव दिया हम लोग को। हम उसका टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी क्लासेस के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, हम इसी क्लास में आपको बता देंगे। सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो टाइम फिक्स कर देंगे हम लोग। चलिए बच्चों, तो देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। अभी हम जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेशन का सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप देखते होंगे कि हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग क्या होता है? जो फ्लूइड मैकेनिक्स का टाइमिंग है वो कब होता है? 5 PM टू 6 PM। और इसमें देखिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज किया है, चीज़ों को चैप्टर वाइज कवर किया है देखा जाए तो। और फिलहाल हम कौन से चैप्टर को लेके चल रहे हैं? फिलहाल हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ही क्वेश्चन हम आपको आज भी कराएंगे, और कल वाली क्लास भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे ही है। उसके बाद की जो क्लास होगी वो आपकी फ्लूइड डायनामिक्स पे होगी, फिर लेमिनार फ्लो पे, फिर टर्बुलेंट फ्लो पे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस पे, बाउंड्री लेयर थियरी पे, वर्टेक्स फ्लो पे। हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक पे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे और कंप्लीट करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। जो बच्चा पूरी सीरीज को एक बार देख लेगा निश्चित रूप से उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रीम लाइन के हैं, कुछ पाथ लाइन के हैं, स्ट्रीक लाइन के हैं, यूनिफॉर्म फ्लो के हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के हैं, स्ट्रीम लाइन फंक्शन के हैं। ठीक है ना। कुछ सवाल प्रैक्टिस वाले होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें फटाफट करना रहता है। कुछ सवाल अच्छे होते हैं, उनको समय दे के करना रहता है। हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे पाऊँ। ठीक है, तो आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर है देवियों और सज्जनों। इस सवाल को आप लगाइए, सॉल्व करिए।
चलिए पहला सवाल लगाइए, द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट इज नोन एज। बताइए, सवाल लगाइए भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। आंसर देना स्टार्ट करिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 गलती से आ गया था, पहले 2 आ गया था, 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू करिए। इफ द फ्लो पैरामीटर्स चेंजेस विद टाइम इट इज नोन एज। अगर फ्लो पैरामीटर्स क्या हो रहे हों, अगर फ्लो पैरामीटर्स क्या होते हैं? फ्लो पैरामीटर्स में वेलोसिटी हो सकता है, फ्लो पैरामीटर्स में प्रेशर हो सकता है, फ्लो पैरामीटर्स में डेंसिटी हो सकता है, फ्लो पैरामीटर में विस्कोसिटी हो सकता है। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज हो रहा है, इफ दीज थिंग्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, अगर आपको टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हम किस प्रकार का फ्लो कहेंगे? पहले सवाल का जवाब दीजिए, हम किस प्रकार का फ्लो कहेंगे? स्टेडी फ्लो कहेंगे। इफ द फ्लो पैरामीटर्स चेंज विद टाइम इट इज नोन एज, इफ द फ्लो पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद द टाइम, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? अनस्टेडी फ्लो। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अनस्टेडी फ्लो। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अनस्टेडी फ्लो, यानी 1 का बी पार्ट इज करेक्ट, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी ये चेंज हो गया ना, द फ्लो पैरामीटर्स चेंजेस विद टाइम, अगर नहीं चेंज होगा तब उसे स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है ना। राम बच्चन, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं बेटा, यूनिफॉर्म फ्लो में हम स्पेस को देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको जनरल में, वैसे तो मैंने स्टेडी फ्लो पे क्लास ली है पूरी, लेकिन स्टेडी फ्लो में और अनस्टेडी फ्लो में जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं मैं। स्टेडी फ्लो में और अनस्टेडी फ्लो में हम कैसे देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चीजों को कैसे देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और यूनिफॉर्म फ्लो में, इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम चीजों को कैसे देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस या सेक्शन। तो जहां टाइम की बात की गई है ना, जहां टाइम की बात की गई है वहां या तो स्टेडी होगा या तो अनस्टेडी होगा, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फ्लो इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज विद द टाइम, the flow in which the conditions do not change with the time, the conditions do not change with the time at any point, conditions are not changing with the time at any point, the flow is known as। कोई भी चीजें जो फ्लो, कंडीशन मतलब समझते हो, यही कंडीशन दे दिया ना, कंडीशन का मतलब कुछ और नहीं है, कंडीशन का मतलब और कुछ नहीं है, कंडीशन का मतलब वही है फ्लो पैरामीटर, कंडीशन का और कुछ अर्थ नहीं है, कंडीशन का मतलब है फ्लो पैरामीटर्स। तो फ्लो पैरामीटर्स अगर नहीं चेंज कर रहे हैं, इफ द फ्लो पैरामीटर्स आर नॉट चेंजिंग विद द टाइम, द फ्लो इज स्टेडी फ्लो, द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तब पीवाईक्यूज करा रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं, इनको बिना कराए भी आप समझ सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आपको आता भी होगा। मेरा उद्देश्य कराने का ये भी है कि आप इस बात से भी फेमिलियर हो पाएँ कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहे हैं वो आप उन्हें बड़े इजीली कर लेते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी किसी एग्जाम को देने से पहले ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भारी सा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ तब आप पढ़ पाएंगे। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ तब आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे सही से। थोड़ा पानी दे दीजिएगा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यूनिफॉर्म फ्लो को डिफाइन करना है। यूनिफॉर्म फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे?
यूनिफॉर्म फ्लो को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो को? कह रहा है द यूनिफॉर्म फ्लो इज, एक बच्चा आंसर दे रहा है सी पार्ट। देखते हैं सी पार्ट में क्या लिखा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड, इन द फ्लूइड फील्ड, या जो भी कह सकते हो। बात तो सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, सी करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। आसान सा सवाल है। हम जो फ्लो पैरामीटर लेते हैं ना, फ्लो पैरामीटर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अमूमन हम फ्लो पैरामीटर में किसको लेते हैं? वेलोसिटी को ही लेते हैं। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, आज सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। आज सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चन हैं सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइंस आर आइडेंटिकल व्हेन? स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइंस और स्ट्रीक लाइंस कब आइडेंटिकल होती हैं? जबकि बोलो, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन। ए ऑप्शन समझा दीजिए। पिछले वाले में बेटा पराग विश्वकर्मा किस में कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हो। आई थिंक 3 का ए ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है शायद ना। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। देखो बात तो वही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट्स पे समान है। बात लगभग वही कह रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो लैंग्वेज चेंज किया ना, जो लैंग्वेज चेंज किया, क्या चेंज किया? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये जो पॉइंट टू पॉइंट वाला मामला है, इसलिए इसको सी आंसर सही माना गया है। हालांकि पराग की बात से मैं सहमत हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता प्रश्न है, और मैं देखता भी हूं कि अच्छे एग्जामिनेशन में इस तरह के आंसर लगाते भी नहीं हैं। एसएससी जेई में ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आंसर थोड़े से मिलते जुलते हैं। और बच्चों आपको करना क्या है ना, कभी अगर इस तरह का प्रश्न आए जिसमें कि क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, आंसर मिलते जुलते लगे हुए हैं, तो जो एक स्टेटमेंट आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो या जो टीचर पढ़ाता है, ठीक उसी स्टेटमेंट को फॉलो किया करिए। ठीक है ना? मतलब इस पे बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है कि ए सही है कि सी सही है, बट आप एज ए स्टूडेंट जो है आपको डिबेट में नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आप करोगे, देखोगे कि एग्जामिनेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फेवर में नहीं होती हैं, लेकिन आपके फेवर में नहीं है फिर भी आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। तो हमें किसी डिबेट पे न पढ़ करके हमें ना बीच का रास्ता निकालना है कि हम परीक्षा को कैसे क्रैक करने। एक बार हम जेई बन जाए, फिर हम बाकी चीज़ें तो डिबेट करते रहेंगे। तो मेरी जो सलाह है आप लोगों को ये है कि जहां पर सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन आपको दिखें, आपको ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है और है भी सही, कोई गलत वाला बात कहा भी नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा अंतर, तो ऐसे में आप उन स्टेटमेंट्स को चुनें जो कन्वेंशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो किताबों में, बुक्स में जो बिल्कुल सीधे से लिखे रहते हैं। ठीक है ना बच्चा? चलो पराग, मुझे लगता है मैंने आपका डाउट सही से क्लियर कर दिया है। पराग, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पराग, इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैंने अपने साइड से आपको क्लियर कर दिया कि आपको करना क्या है। जब बहुत सारी चीजें हैं जेई के एग्जामिनेशन में जिनका आंसर वो गलत बताता है, लेकिन वो गलत मानता भी है, तो हमें उनको क्या कर सकते हैं? हम उनको समझ सकते हैं कि हाँ चलो एक क्वेश्चन की बात है, इसको हम सिखा देते हैं बच्चे को। बात पकड़ में आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन के साथ साथ पाथ लाइन और पाथ लाइन के साथ साथ स्ट्रीक लाइन, अगर आप चाहते हैं कि ये आइडेंटिकल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये आइडेंटिकल हो जाए, तो फ्लो कैसा होना चाहिए? फ्लो स्टीडी होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अच्छा, आप लोगों ने मेरी सरफेस टेंशन वाली क्लास ली थी? जो लोग इसमें नहीं हैं, जो लोग इस क्लास में नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि मैंने सरफेस टेंशन
पूरा सरफेस टेंशन। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरफेस टेंशन की क्लास नहीं ली थी? जो नहीं लिए हैं वो लिख के बताएं, नहीं ले पाए थे जो लोग सरफेस टेंशन की क्लास नहीं ले पाए हैं, मैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि सरफेस टेंशन की क्लास 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 सेक्शन में क्लास हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से पढ़ लीजिए, इससे पहले कि मैं उस वीडियो को हटवा दूं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, जिन लोगों ने क्लास लिया था उन्हें कैसा लगा? हाँ सर, सुपर्ब क्लास थी। ओके, थैंक यू दीपक, थैंक यू। बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? किसी ने कुछ बताया नहीं क्लास कैसी लगी? मतलब इतना तो खराब मैं नहीं पढ़ाता कि बिल्कुल ही बिल्कुल अच्छा ना लगा हो। तो कृपा करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्लास आपको कैसी लगी सरफेस टेंशन की, पृष्ठ तनाव की। मैंने कोशिश की थी कि सारी चीज़ें मैं कवर कर दूं। ये क्लास उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। नहीं ले पाए थे JN मौर्य जी, अगर आप नहीं ले पाए थे, शैल कुमारी आप नहीं ले पाई थी, तो आप क्लास ले सकते हो बेटा, ठीक है, आप क्लास ले सकते हो। आप अगर इस क्लास को ले लेंगे तो पृष्ठ तनाव से संबंधित, सरफेस टेंशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके जेई एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में, अगर आप गेट की तैयारी करते हैं, अगर आप ESC की तैयारी करते हैं, या फिर आप IAS की तैयारी करते हैं, या आप PCS देना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इस तरह के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करा करते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से वो सारे सवाल लगा सकते हैं सरफेस टेंशन के। कुछ लोग का रिस्पांस आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। गजब क्लास थी सर, थैंक यू, थैंक यू। सुपर्ब क्लास, रवि यादव, थैंक यू। सोमी द्विवेदी, ऑसम क्लास सर, थैंक यू सोमी। दीपक यादव, मैं भी सोच रहा हूं सर, मैं भी स्टार्ट करूं थोड़ा थोड़ा पढ़ना या पढ़ाना। सतीश कुमार पटेल सर, आग लगा दिया था आपने। सतीश कह रहे हैं आग लगा दिया, थैंक यू सतीश, ठीक है ना। रवि यादव कह रहे हैं मज़ा आ गया सर, धन्यवाद रवि जी, ठीक है। तो ऐसे ही एक और क्लास लेकर के बहुत जल्दी मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। सभी से अच्छा तो फ्री सरफेस वाला, वाटर ड्रॉपलेट वाला मज़ा ही आ गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। विकास कुमार, ओके सर, आप ये क्लास ले सकते हैं। और इसी तरह से मैं कैपिलरिटी पर, कैपिलरी राइज पर, कैपिलरी डिप्रेशन पर, इन सब पे क्लास लेने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने वाला हूँ कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना, प्रेशर क्यों कंप्रेसिव नेचर का होता है। और आप देखो ना, जैसे अभी आप देखते हो, जैसे स्टैटिक प्रेशर को आप देखते हो, आप प्रेशर जब देखते हो तो आपको आइडिया नहीं होता है। जैसे अगर एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, अभी ये स्टैटिक दिख रहा है ना, अभी ये स्टैटिक दिख रहा है, अभी ये स्टैटिक दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें हम लोग एक होल कर देते हैं तो पानी बाहर निकलता है। अगर पानी के सारे मॉलिक्यूल्स स्टैटिक थे, अगर पानी के सारे मॉलिक्यूल्स स्टैटिक थे तो पानी बाहर कैसे निकल गया? इस डायरेक्शन में पानी कैसे आ गया? अगर आप यहाँ पर पानी भर दीजिए, इस किसी कंटेनर में पानी भर दीजिए, कंटेनर में पानी है और आप कह रहे हैं कि स्टैटिक है ये, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एक होल कर देते हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है। पानी बाहर कैसे निकलता है? अगर वो स्टैटिक में है, अगर वो रेस्ट में है, तो ये बाहर कैसे निकला? वो तो तब बाहर निकल सकता है जबकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच वेलोसिटी हो ना। इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा आपको, तब आपको और मजा आएगा। सर वेव पर क्लास लीजिए ना, लेटेंट हीट पर, ओके। मैं थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने वाला हूं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स ही वो सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे जो थोड़ा बहुत आता है, हालांकि मुझे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो समंदर है, हम लोगों ने तो 2-4 बूंद पानी निकालने की कोशिश करी है। तो थोड़ा सा मुझे कुछ अगर आता है पढ़ाना तो थर्मोडायनेमिक्स ही आता है। मैं थर्मोडायनेमिक्स कोशिश करूंगा कि मैकेनिकल में अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और बाकी मैं फ्लूइड पढ़ाता हूँ, फ्लूइड और थर्मल यही सेक्शन में कवर करता हूँ, थर्मल के 5 सब्जेक्ट और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कैपिलरिटी, कैपिलरी राइज, कैपिलरी डिप्रेशन, इन सब पे क्लास लेकर के आ रहा हूँ। शाम को 8 बजे वाली क्लास हम लोग करेंगे इस पे। हाँ, हाइड्रोस्टेटिक पे लूँगा, हाइड्रोस्टेटिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, H बार क्या है, H स्टार क्या है, G कैसे कोरिलेट करता है, सब पे सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
ग्रेजुअली वेरीड फ्लो क्या होता है? ग्रेजुअली वेरीड फ्लो क्या होता है बताइए। जो लोग क्लास नहीं लिए हैं सरफेस टेंशन वाली जरूर ले लीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, अब बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और इस शनिवार का कॉन्सेप्ट टॉक किस पे करना है बताइएगा। चलिए इस सवाल को कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पंप पे भी लूंगा क्लास, बिल्कुल लूंगा पंप पे क्लास, पंप पे क्लास लूंगा, कंप्रेशर पे क्लास लूंगा। क्या सर आप ऐसे बोल रहे हैं? तो हम तो अभी समंदर को देखे भी नहीं हैं। हाँ सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो अभी कुछ नहीं जाने हैं, बहुत कुछ अभी बहुत बाकी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखना, ठीक है। ग्रेजुअली वेरीड फ्लो, जिसको हम लोग शॉर्ट में ना जीवीएफ कहते हैं, जीवीएफ क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली वेरीड फ्लो, जीवीएफ। क्या होता है भाई ग्रेजुअली वेरीड फ्लो? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कुछ लोगों ने बी पार्ट कहा है, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं क्या होता है। हाँ बिल्कुल साइड में हो गए, साइड में हो गए, हम बिल्कुल साइड में हैं, हम एकदम साइड में हो करके आपको मेन रास्ता देना चाहते हैं, इसे तो हम पढ़ा रहे हैं। ग्रेजुअली वेरीड फ्लो क्या होता है बताइए, क्या आंसर इसका होगा? सर मुझे एक कॉन्फ्यूजन है, सरफेस टेंशन में कंफ्यूजन है। अच्छा जिसको ना कोई कंफ्यूजन हो बच्चों, कई बार ना कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाता। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कई बार क्लास में हम डाउट नहीं सॉल्व कर पाते हैं एट द सेम टाइम। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, हर हालत में दूंगा। और अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, कोई व्यस्तता है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप रात में 9 बजे के बाद 9 से 10 11 के बीच मुझे कॉल कर सकते हैं। दिन में थोड़ी व्यस्तता रहती है, या तो आप रात में कॉल कर लीजिए या दिन में आप 12-1 बजे के आसपास या 2 बजे 2 से 3 के बीच भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कॉल करना तो दिन में आप कॉल कर सकते हैं हमें 2 से 3 के बीच में। अगर आप रात में कॉल करना चाहते हैं तो रात में आप 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यस्तता में जवाब हम ना दे पाएं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। बात समझ में आया? देखिए जो वेरीड फ्लो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। जो वेरीड फ्लो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आप देखो फ्लो क्या है, फ्लो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, अगर देखा जाए तो फ्लो को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो और एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आता है ना? इतना तो सब जानते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 2 प्रकार के फ्लो होते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई ए बार बार लिख रहा है, क्या कहना चाह रहे हो बच्चों? विकास कुमार कुछ कह रहा है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म फ्लो में अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? यूनिफॉर्म स्टीडी फ्लो। क्या बन सकता है? यूनिफॉर्म स्टीडी फ्लो, ठीक है ना। 5 का आंसर कुछ लोगों ने बताया ना, 5 का आंसर क्या बताया था? 5 का आंसर मैं बता दे रहा हूं, डी होता है। पहले आंसर बता दे रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। 5 का आंसर डी है। अगर फ्लो स्टीडी हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर फ्लो स्टीडी हो और नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसी को हम जीवीएफ कहते हैं, ग्रेजुअली वेरीड फ्लो। अब देखो जो नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं ना, इसमें कई कैटेगरी आता है। नॉन यूनिफॉर्म वाले में 3 कैटेगरी आता है। कौन कौन सी कैटेगरी आती है? देखो ये नॉन यूनिफॉर्म तो है ही है, लेकिन ये स्टीडी भी है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी आती हैं। पहला कैटेगरी कौन सा होता है? ग्रेजुअली वेरीड फ्लो। दूसरा होता है रैपिडली वेरीड फ्लो। तीसरा होता है स्पेशियली वेरीड फ्लो। स्पेशियली, ठीक है ना, स्पेशियली, SPATIAL, स्पेशियल,
स्पेशली वेरिड फ्लो। तो 3 प्रकार के फ्लो होते हैं, GVF, RVF और SVF। तो अगर फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ स्टेडी भी हो तो वो फ्लो GVF भी हो सकता है, RVF भी हो सकता है, SVF भी हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में GVF पूछा गया है, किसी वाले क्वेश्चन में RVF भी पूछ सकता है, किसी वाले क्वेश्चन में SVF भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्लासिफिकेशन है। एक क्वेश्चन ना और पूछता है अच्छे एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं यहां डिस्कस कर दूं। अगर 3 प्रकार के फ्लो आप देख रहे हो, अगर आपसे कोई कहा देखे यहां पे, तो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अगर आप देखो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को अगर आप देखिए तो इसमें देखिए GVF है, इसके अलावा कौन सा है, RVF है, इसके अलावा कौन सा है, स्पेशल वेरिड फ्लो। एक बात और समझिएगा, जो भी वाटर का कंटेंट है, जो भी वाटर की मात्रा है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो भी वाटर है उस वाटर को ना आप GVF और RVF में बी एडेड, सॉरी, GVF और RVF में जो वाटर है रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन SVF में आप क्या कर सकते हैं, SVF में आप क्या कर सकते हैं, SVF में ये होता है स्पेशली वेरिड फ्लो। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें वाटर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, इसमें आप वाटर को ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। स्पेशली का मतलब होता है, जैसे कि देखो स्पेशली वेरिड फ्लो का मतलब समझाएं। देखो ऐसा होता है ना, आपने ये पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहां से एक फ्लो हो रहा है, यहां से एक फ्लो हो रहा है, इस तरह से है मान लीजिए। अब देखो यहां से भी यहां से पानी बह रहा है, मान लो ये पानी तो यहां से बह ही रहा है। अब मान लो जैसे ना यहां पे इसमें यहां से भी आ रहा है पानी, इस तरह का फ्लो जो होता है उसे स्पेशली वेरिड फ्लो कहते हैं। ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है ना, सब मिक्स हो करके इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है वो स्पेशली वेरिड फ्लो कहलाता है, ठीक है ना। OCF में पढ़ाते हम लोग, ओपन चैनल फ्लो पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। यहाँ जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको देना जरूरी था, उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि नहीं बताइए, बोलो भाई। GVF, SVF और RVF समझ में आ गया हो, थम्सअप करके बता दो भाई। मोहित जायसवाल, गुड इवनिंग सर। मोहित कहाँ हो तुम, आजकल क्लास में नहीं आते हो, किसी व्यस्तता में व्यस्ततम कार्य में लगे हो। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन, थम्सअप करके बता दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अगला सवाल किसके ऊपर है, अगला सवाल है, देखिए क्या सवाल है सामने, देखिए बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ट्रिकी सवाल है। सिंपल है बट ट्रिकी है, नहीं समझ में आएगा अगर आप मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। लगाइए इस सवाल को, ध्यान से लगाइए, जरा दिमाग लगाइए, क्या इसका आंसर हो सकता है। क्या इसका आंसर हो सकता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है ना, थम्सअप करके बताओगे तो मुझे आइडिया मिलेगा कि मेरा सारा संप्रेषण, मेरी सारी ऊर्जा, मेरा कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। पर कंप्रेशर इंक्रीज होता है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर। दीपक कंप्रेशर में प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। किस रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, पूरा डिटेल पूछो तो मैं समझा पाऊँ। असल में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़े नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। मेरा मन करता है मैं पूरा ही पढ़ा दूँ आपको, तो अब आपको
आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ चीज़ें होती कैसे हैं। जिन लोगों ने मेरे से कंप्रेसर पढ़ा होगा उन लोगों को याद होगा मैंने वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कैसे समझाया था। कोई इस क्लास में ऐसा है जिसको मैंने कंप्रेशर पढ़ाया था तो मैंने वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी समझाया था आपको, जैसे हमारे फेफड़ों की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कैसे होती है, ठीक है ना, हम सांस कितना भर सकते हैं और कितना भरते हैं। हमने सिखाया था कि ना कोरोना से बचने के लिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डिटेल करना ज़रूरी होता है। हम पढ़ाएंगे बेटा, हम बताएंगे आपको सब चीज़ें। ऐसे सडन अगर कोई डाउट आपको आ रहा है पूछ सकते हैं आप। इन वन डायमेंशनल फ्लो फील्ड इन अ पाइप द फ्लूइड वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। देखो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 2t। अब पूछ रहा है कि ये स्टीडी होगा कि अनस्टीडी होगा, ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ बिल्कुल, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 6 के आंसर पे हम जा रहे हैं। अब देखो इसको क्या करोगे ना, आप इसको एक काम करो, सबसे पहले डी यू अपॉन या डेल यू अपॉन डेल टी कर दो, यानी इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? जो लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जो लोग गलत जवाब दे रहे हैं उनको सही जवाब मिलने वाला है। धैर्य रखें, जवाब आपके सामने प्रकट होगा, अभी अभी प्रकट होने वाला है जवाब आपके सामने, थोड़ा सा धैर्य रखें बस। आप देखो भाई, इतना आसान क्वेश्चन है और इतना ट्रिकी है कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ, आप u की वैल्यू दी हुई है, u क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, u क्या है, फ्लो पैरामीटर। u क्या है, फ्लो पैरामीटर। इससे स्पष्ट है कि फ्लो पैरामीटर में, इससे स्पष्ट है कि फ्लो पैरामीटर में टाइम के साथ चेंजेस, टाइम के साथ चेंजेस हमने निकाल लिया, और टाइम के साथ हमने चेंजेस निकाला तो डेल यू अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये अनस्टीडी है। बोलो भाई, ये स्टीडी है? नॉट इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 होता तब तो स्टीडी होता ना, यानी कि ये कैसा है, अनस्टीडी है। बोलो यार, अभी भी कंफ्यूजन है, एक कह रहा है बी होगा, एक कह रहा है सी होगा, एक कह रहा है डी होगा। अभी देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल, डेल यू अपॉन डेल बताओ किस में करें, यक्स में कर दें, यक्स में कर देते हैं। फिर ये नॉट इक्वल टू देखो 0 आ रहा है। यक्स क्या है, यक्स स्पेस है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। अगर ये इसके हिसाब से भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये फ्लो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप डिफरेंशिएट करके देख लो ना कि वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही है। आप डिफरेंशिएट करके देख लो बेटा कि वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो आप जेई कैसे बनोगे भैया? तो आप डिफरेंशिएट करके देख लो, देखो डिफरेंशिएट करके क्या ये वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आएगी। क्या ये वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ये अनस्टेडी है, अगर ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। यानी करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए 6 का सी पार्ट। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट। सी क्यों होगा समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में। अभी भी कुछ लोग बी कह रहे हैं यार, अभी भी कुछ लोग बी कह रहे हैं। इतना मेहनत के बाद तुम लोग बी कहोगे तो मैं सीधे यमुना ब्रिज से छलांग लगा दूंगा। इतना सिखाने के बाद भी अगर तुम लोग कहोगे तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मैं तुरंत जाऊंगा और मैं छलांग लगा दूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहते हो भाई बताओ? यस सर, तो सी होगा। JN मौर्य, बिल्कुल मौर्य जी, सी होगा। देखिए ना, तर्क के साथ आपके सामने चीजें मैंने बता दी। रटना नहीं है हम लोग को, हम लोग को तर्क से क्वेश्चंस लगाना है। द करेक्ट आंसर इज कैट। यस, बोलो भाई, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, सवाल समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट है तो रुक जाए। डाउट नहीं है, आई थिंक, लग रहा है ना। हंस रहे हैं बच्चे, मैंने कहा मैं कूद जाऊंगा तो हंस रहे हैं। तुम लोग अगर ऐसे ही रहोगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा किसी दिन। स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, स्ट्रीम ट्यूब? एक मना कर रहा है बस, अरे नहीं सर, बाकी सब हंस रहे हैं। स्ट्रीम लाइन के बारे में
बता दो आप। विकास बेटा, विकास बेटा, विकास 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 विकास, आप जरा समझो। दीपक मेरी तारीफ कर रहा है, सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू दीपक। विकास आपको मैं सूचना दे दूं, मैं एक सूचना दे दूं विकास के लिए। ये सूचना किसके लिए है? ये सूचना जनहित में जारी नहीं है, ये सूचना विकास के हित में जारी है, ठीक है ना। ये सूचना विकास के हित में जारी है। और उस सूचना क्या है बेटा विकास? के स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन की क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है। हर शनिवार हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया है। आप जाकर के पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है विकास। चलो भैया, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? देखिए, अगर बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस आप ले लीजिए, अगर बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी स्ट्रीम लाइन है, तीसरी स्ट्रीम लाइन है, चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस ले लीजिए, तो ये एक इमेजिनरी ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको हम लोग स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कहते हैं? कोई लोग इसमें मैसेज करके बता दो विकास को कि किस दिन वाली क्लास में हुआ है, वो कौन सा डे था, आप क्लास देख के बता दो। उसे विकास आप पूरी क्लासेस फॉलो करोगे ना बेटा, तो शनिवार के दिन मिलेगा आपको। शनिवार के दिन हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लास लेते हैं, जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन बहुत डिटेल में कराया था, क्यों भाई, याद आ रहा है ना? स्ट्रीक लाइन फोटो लगाया था बच्चों ने स्टेटस पे अपने। तो इस प्रकार के ट्यूब को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं। ये सारी जो स्ट्रीम लाइंस हैं, इनसे एक इमेजिनरी ट्यूब मान सकते हैं बन रहा है, उसी को हम लोग स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं। तो पीछे चलते हैं हम लोग, बताइए 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? इसमें ऐसा कोई छात्र तो नहीं है जिसने क्लास जो कर रहा हो लाइक न किया हो, ठीक है ना। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, जो क्लास करके भी लाइक नहीं करेगा, तो ऐसा पाप ना करें, फटाफट लाइक करें आप लोग। 7 का आंसर क्या होगा बच्चों? 7 का आंसर होगा डी पार्ट। स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? एन इमेजिनरी ट्यूब फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इन अ फ्लो फील्ड। ये मान लो फ्लो फील्ड है, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस मिल गई, और ये बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस मिल करके इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने एक स्ट्रीम ट्यूब का निर्माण कर दिया। तो ये फ्लो फील्ड है और ये स्ट्रीम ट्यूब बन गया आपका। तो 7 का आंसर क्या बना? डी पार्ट। समीक्षा जायसवाल ने बता दिया है विकास, क्लास नंबर 9 में है बच्चों, जिनको स्ट्रीम ट्यूब, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन पढ़ना है, क्लास नंबर 9 में पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से लगाइए, बहुत ध्यान से लगाइए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से लगाइए। स्ट्रीम लाइन फंक्शन पे सवाल है, स्ट्रीम लाइन फंक्शन पे सवाल है, बहुत ध्यान से लगाइए। हमने आपको बताया था ना, हमने आपको बताया है कि 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। एक आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। और एक आप क्या पढ़ते हो? स्ट्रीम लाइन फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाई। तो ये सवाल किस पे है? ये सवाल है शाई पे। शाई मतलब शर्मीला नहीं, शाई मतलब शर्मीला नहीं, शाई मतलब साई। ये साई है, PSI, साई, SHY नहीं, शाई नहीं है। शाई माने शर्मीला मत सुनना इसको, ऐसा नहीं कि ये शाई जो है ना बहुत शर्माता है इसलिए इसको शाई बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये साई है, साई, साई, शाई नहीं है, साई है। हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं ना मैं, बताओ भाई। तो देखो ये साई दिया हुआ है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रीम फंक्शन इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो। अच्छा, जहां स्ट्रीम फंक्शन लिखा रहता है ना, वहां लिखा रहता है 2 डायमेंशनल फ्लो। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि नहीं? आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि नहीं कि जहां जहां स्ट्रीम फंक्शन लिखा रहेगा वहां 2 डायमेंशनल फ्लो जरूर लिखा रहेगा।
आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि नहीं, मुझे बताइए। पता है बच्चों, कहीं पर फाई लिखा रहता है ना, तो लिखा रहेगा इसे 3D में डिफाइन कर सकते हैं। कहीं शाई लिखा रहेगा, हमेशा इसे 2D फ्लो में डिफाइन करते हैं, हमेशा इसे 2D फ्लो लिखा रहता है। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर, क्या हम साई को, स्ट्रीमलाइन फंक्शन को, क्या हम 3D में डिफाइन कर ही नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 3D में डिफाइन नहीं कर सकते साई को, स्ट्रीमलाइन फंक्शन को क्या हम 3D में डिफाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिफाइन स्ट्रीमलाइन फंक्शन इन 3-dimensional फ्लो, बट स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिफाइन इन 3D because of the fact it is very difficult to define streamline function in 3D। 3D में हम डिफाइन कर सकते हैं। व्यक्तिगत कन्वर्सेशन ना करिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। यहां इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। आपसे लोग पूछेंगे, आपने कभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, साई को क्या हम लोग 3D में डिफाइन नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम साई को 3D में डिफाइन नहीं कर सकते, बट साई को 3D में डिफाइन करना डिफिकल्ट है। और हम जब किसी फंक्शन को बनाते हैं ना, हम जब कोई फंक्शन लेते हैं तो उस फंक्शन को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं, मुश्किल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो कोई डिफिकल्ट पार्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट है, तो हम उसे अवॉइड करेंगे। हम क्यों डिफाइन करेंगे अगर ये मुश्किल है तो? हम कोई दारा सिंह थोड़े हैं कि हमें कुश्ती लड़नी है इससे। हमें तो इसलिए हमने डिफाइन किया था कि चीजों को आसान करना है। 2D तक डिफाइन करना इसमें आसान है, 3D में डिफाइन करना इसमें मुश्किल है। बात समझ में आया? लेकिन बच्चों इस बात को दिमाग में रखिएगा कि फाई 2D 3D में डिफाइन हो सकता है, साई सिर्फ 2D में डिफाइन होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिफाइन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इन 3D। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, it is not impossible to define in 3D, but it is difficult to define in 3D। okay? ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, it is not impossible to define in 3D, it is difficult, it is complicated to define in 3D। the velocity component in x direction निकालना है आपको, तो बताइए भाई, x डायरेक्शन में निकालना है बच्चों। कहां निकालना है? x डायरेक्शन में। तो बताओ x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है? इधर देखो y डायरेक्शन होता है, इधर x डायरेक्शन होता है, इधर z डायरेक्शन होता है। x में वेलोसिटी का कंपोनेंट u होता है, y में v होता है और z में w होता है। आपसे u पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? u निकालने का तरीका क्या है? डेल शाई अपॉन डेल y करना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। अगर आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली होगी तो आपको आइडिया होगा। अगर आप u निकालना चाहते हैं तो u कैसे निकलेगा? डेल शाई अपॉन डेल y करना पड़ेगा, वो भी माइनस साइन के साथ, तब u निकलेगा। चलो देखते हैं जरा, माइनस साइन के साथ डेल अपॉन डेल y, और साई की वैल्यू दी हुई है 3x² माइनस y³। चलो बताओ कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताओ भाई। सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, आई थिंक आ ही रहा होगा, ठीक है ना। ये 3y² हो जाएगा, ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 3y² आएगा। और 3 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुणित 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। बोलो भाई कितना आंसर आ रहा है इसका? समीक्षा, आपकी मेमोरी अच्छी है, कीप इट अप। ओके, कोई मेरी बात भी कर लो, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इस बात को समझो, आपस में तुम लोग बात कर रहे हो, आपस की बात बंद करो, क्लास में आओ। देयर शुड बी अ डिसिप्लिन इन ऑनलाइन क्लास। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन ऑनलाइन क्लास इज द लैक ऑफ डिसिप्लिन। सम पीपल वो रैंडमली आते हैं, रैंडमली क्लास करते हैं, रैंडमली चले जाते हैं, बड़े कैजुअल वे में आते हैं। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन ऑनलाइन क्लास, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज, मोटिवेशन चाहिए होता है आपको ना, मोटिवेशन। द बिगेस्ट मोटिवेशन इज डिसिप्लिन। मेंटेन डिसिप्लिन इन द लाइफ। अगर डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो।
आपने दो नाम सुने हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊं, इसका आंसर तो आ ही गया। अब बात चली है तो आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया? डी पार्ट। आपको दो नाम आपने सुने होंगे, बहुत महान क्रिकेटर हैं। क्रिकेट देखते हैं आप लोग ना? क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे। दो महान क्रिकेटर हैं, एक का नाम है सचिन तेंदुलकर, बहुत महान क्रिकेटर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। इन्हीं के पैरेलल एक टैलेंट और आया था इंडिया में। सचिन का बहुत अच्छा दोस्त था और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो लड़का सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड था। शुरुआती मैचेस में जो परफॉर्मेंस थी वो सचिन से भी कई गुना अच्छी थी। कोई नाम बताएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, देखिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को नाम पता है। एक क्रिकेटर और आया था हमारे यहाँ जिसको हम लोग काम्बली नाम से जानते हैं ना, विनोद काम्बली। लोग बोलते हैं काम्बली वॉज मच बेटर देन सचिन, मोर टैलेंटेड। काम्बली बहुत टैलेंटेड आदमी था। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन पे, आ रहे हैं। शुरुआती मैचेस में परफॉर्मेंस सचिन से भी अच्छी थी, बट काम्बली में ना एक चीज की बहुत कमी थी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। और सचिन में एक चीज बहुत शानदार थी, डिसिप्लिन। तो जिंदगी में आपको सचिन बनना है या काम्बली बनना है, आप टैलेंट से काम्बली बन सकते हैं। आज काम्बली की पहचान बस इतनी सी है कि वो सचिन के बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने सचिन के साथ अपना करियर शुरू किया था। लेकिन सचिन की पहचान ये है कि पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट कहीं खेला जाता है तो बिना सचिन के नाम के नहीं खिलाता है। बात समझ में आया ना? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सवाल पे फिर से आते हैं। सवाल में कुछ नहीं बच्चों, शाई के बारे में अगर आप जानते होंगे तो शाई के बारे में एक बात जानिए। शाई के बारे में एक बात जानिए, आपसे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछी जा रही है और शाई की वैल्यू दी हुई है। तो देखो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यू होती है, वाई में वी होती है और जेड में डब्ल्यू होती है। तो अगर आपको यू वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है शाई का। ये शाई की डिफिनेशन से फॉर्मूला आता है, स्ट्रीमलाइन फंक्शन डिफाइन किया होगा जब आपने पढ़ा होगा। कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपको u चाहिए यानी कि x में वेलोसिटी चाहिए तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो u इज इक्वल टू माइनस डेल शाई अपॉन डेल y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो देखो ये वैल्यू आ गई 3y स्क्वायर, x को छोड़ दिया। और y की वैल्यू देखो 1,3 है ना, यानी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। देखो y की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया, 27 आ गया। बोलो भाई, कोई डाउट है? फिर से कोई डाउट है बेटा सवाल में? सवाल में कोई डाउट है? y की वैल्यू 3 दिया हुआ है सवाल में, क्वेश्चन में 3 दिया है। फॉर्मूला मैंने लगाया, अपना फॉर्मूला लगाया मैंने, वो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा जब भी आप स्ट्रीमलाइन फंक्शन पढ़े होंगे। जब भी आप स्ट्रीमलाइन फंक्शन पढ़े होंगे तब आपने कोई न कोई फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। जब भी आपने स्ट्रीमलाइन फंक्शन पढ़ा होगा तो कोई न कोई फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा आपने। बात समझ में आ रहा है ना? आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। समझ में आया? थम्स अप करके बता दो एक बार आप लोग, प्लीज थम्स अप करके बताइए। क्लियर हुई चीजें कि कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, फाई के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो? फाई के बारे में नहीं जानते हो क्या? स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, फाई के बारे में कुछ बातें जानना। देखो फाई के बारे में तो पहली बात देखो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में पहली बात ये जानोगे कि फाई अगर आप डेल फाई अपॉन डेल एक्स करोगे तो यू मिल जाएगा निगेटिव साइन के साथ। अगर आप डेल फाई अपॉन डेल वाई करोगे निगेटिव साइन के साथ तो वी मिल जाएगा। अगर आप डेल फाई अपॉन डेल जेड करोगे निगेटिव साइन के साथ तो डब्लू मिल जाएगा।
यानी निगेटिव साइन के साथ जिस भी डायरेक्शन में, निगेटिव साइन के साथ जिस भी डायरेक्शन में आप डिफरेंशिएट करोगे आपको वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो x में डिफरेंशिएट किया आपने, देखो इधर x है, इधर y है, इधर आपका z है। x में वेलोसिटी कितनी होती है u, y में v, z में w। तो फाई के बारे में पहली बात क्या जानोगे आप कि जिस भी डायरेक्शन में आप डिफरेंशिएट करोगे, x में आपने किया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स किया तो आपको u मिल गया। y में किया ऐसे ही, y में क्या किया माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई आपने किया तो आपको v मिल गया। ऐसे ही z में क्या किया आपने माइनस डेल फाई अपॉन डेल z किया तो आपको w मिल गया। जिस भी डायरेक्शन में आप करोगे आपको फटाफट वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आया ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये तीन बातें। इसके अलावा फाई के बारे में चौथी बात आपको और पता होना चाहिए कि फाई टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो। फ्लो होगा कि नहीं होगा इस पॉसिबिलिटी को कौन बताता है? फाई बताता है। फ्लो होगा या नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में कौन बताता है? फाई बताता है। कहां पर फ्लो पॉसिबल है, कहां पर फ्लो इम्पॉसिबल है, कहां पर फ्लो क्या है पॉसिबल है। ध्यान से समझो, कहां पर फ्लो क्या है इम्पॉसिबल है। किसी बुक में नहीं मिलेगा जो कंटेंट दे रहा हूं आपको। कहां पर फ्लो पॉसिबल है, कहां पर फ्लो इम्पॉसिबल है, ये कौन बताएगा? ये फाई बताएगा। ये फाई बताएगा कि कहां पर फ्लो पॉसिबल है, कहां पर फ्लो इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही? थम्स अप करके बताइएगा। फाई के बारे में एक बात और जानिए। फाई इज डिफाइंड ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। फाई केवल और केवल किसके लिए डिफाइन होता है? इरोटेशनल फ्लो के लिए। केवल और केवल किसके लिए डिफाइन है? इरोटेशनल फ्लो के लिए। एक बात और जानना फाई के बारे में, एक बात और जानना फाई के बारे में, फाई के बारे में एक बात और जानना, इसे आप 3D में डिफाइन कर सकते हो, शाई को आप 3D में डिफाइन नहीं कर सकते हो। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने खोल के रख दी। फाई पे क्वेश्चन इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। यही 2 स्लाइड पढ़ लेना, यही 2 स्लाइड पढ़ लेना। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में सिर्फ यही 2 स्लाइड पढ़ के जाना, और अगर एक भी सवाल इससे बाहर चला गया ना तो मेरा नाम बदल देना। ओनली इरोटेशनल। फाई इज डिफाइंड ओनली फॉर इरोटेशनल, नॉट फॉर रोटेशनल माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया? इसी तरह किसी दिन शाई पे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आज समय की सीमाएं हैं, शिवेन जी की क्लास शुरू होने वाली है, तो बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। आपको कैसा लगा? समझ में आया? फाई समझ में आ गया हो? थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ फाई समझ में आ गया हो तो। पाथ लाइन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो। पाथ लाइन क्या होता है भाई? डिफाइन करिए। इंडिकेट्स लोकल फ्लूइड डायरेक्शन, कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर फ्लूइड फ्लो, इंडिकेट्स पाथ टेकन बाय फ्लूइड एलिमेंट। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। कंफ्यूज मत होना ए और बी में। इंडिकेट्स लोकल फ्लूइड डायरेक्शन। लोकल फ्लूइड डायरेक्शन का मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम की बात हो रही है ना, कि एक पर्टिकुलर जगह पे इस पूरे स्पेस में जितने फ्लूइड पार्टिकल हैं उनके डेफिनेशन की बात हो रही है। तो ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। मैंने सब पढ़ाया है। लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट, आइलेरियन कॉन्सेप्ट, कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, ट्रांजिएंट एनालिसिस कॉन्सेप्ट, और नहीं पढ़ाया है जो भी क्लास शुरू करने वाला हूं शाम को 8 बजे। अभी आपकी उपस्थिति नहीं रहती है। अगर शाम को 8 बजे आप अधिक संख्या में आए तो मैं पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूं शाम को 8 बजे। बट यू हैव टू प्रेजेंट इन द क्लास माय डियर फ्रेंड्स। मैं 10 और 5 बच्चों के लिए यहाँ खड़े होकर नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप संख्या बढ़ाइए, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स आ जाइए, मैं पूरी फ्लूइड इसी चैनल पे पूरा पढ़ा दूंगा, डिटेल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स।
जब तक बच्चे नहीं आए तो वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। शेयर करिए लोगों से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिनरी फ्लूइड कौन सा है? इमेजिनरी, काल्पनिक। काल्पनिक सिर्फ एक ही चीज है दुनिया में, जो आदर्श है वो काल्पनिक है। आदर्श जो है वो काल्पनिक है, जो आइडियल है वो काल्पनिक है। आइडियल फ्लूइड आप पा नहीं सकते हैं। जब आप आइडियल फ्लूइड पा नहीं सकते हैं तो वो कल्पना में है, हमारे काल्पनिक है वो। बात समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम लाइन? अ लाइन दैट कनेक्ट्स पॉइंट ऑफ इक्वल वेलोसिटी। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। A tangent drawn at any point that gives the direction of velocity vector at that point. ये बात कुछ सही लग रही है। Drawn normal to the velocity vector, normal की तो बात ही नहीं की गई है। A line that connects mid points, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई है। तो 11 का आंसर क्या लग रहा है? हाँ, आइडियल कौन है? हमारे भगवान जी जैसे। जब आइडियल पढ़ना हो तो राम का उदाहरण लेके पढ़ना। वो आइडियल क्यों है? क्योंकि वो राजा राम बनने के लिए को लेकर के खुश नहीं है और वनवासी राम बनने के बाद भी दुखी नहीं है। तो आइडियल गैस भी वैसे ही होता है कि उसमें ना तो अट्रैक्शन का प्रभाव है ना तो रिपल्सन का प्रभाव है। राम क्यों राम है? राम इसलिए राम है क्योंकि वो राजा राम को लेकर के बहुत मोह नहीं है उनमें कि राजा राम बन गए तो बड़े खुश हैं, और वो जब वनवासी राम है तब भी वो दुखी नहीं है। बहुत खुशी के क्षणों में अत्यंत खुश न होना और बहुत दुख के क्षणों में अत्यंत दुखी न होना, यही आपको राम बनाता है। आप सब, हम सब राम बन सकते हैं। जब बहुत खुशी का क्षण हो ना तो थोड़ा राम का कैरेक्टर देखिए आप, जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं तो थोड़ा सा स्माइल करते हैं। रावण को मार दिया, थोड़ा सा स्माइल किया और लक्ष्मण से बोले कि जाओ शिक्षा लो, बहुत पंडित आदमी है, विद्वान आदमी है। आपकी हमारी तरह होता रावण को मारने के बाद ना तो नरक कर देता, किसी को जीने न देता। और जब वो बहुत दुखी होते हैं, जब वो जंगल में जाते हैं, जब सीता का रावण उठा जाता सीता को, बहुत दुखी होते हैं तो थोड़ा सा दुखी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग की तरह छाती माथा पीटने लगते हैं, हाय राम क्या करूं मैं, जय नहीं निकला। बात समझ रहे हैं ना? तो राम से बहुत सीख लेने वाली चीज है कि बहुत खुशी में भी थोड़ा सा खुशी होना है और बहुत तकलीफ में भी थोड़ा सा दुख आपको एक्सप्रेस करना है। आपका तो भी थोड़ा सा आपको कुछ हो जाए, आपका फॉर्म टाइम से न भर पाए, देखिए आप कितना हल्ला करते हैं, छत से कूद जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना है। तो खैर, राम ही नहीं, आसपास जितने लोग हैं उनसे जो सीख सकते हैं सीखने का प्रयास करिए, पॉजिटिविटी रखिए, जानवरों से प्यार करिए, इंसानों से भी करिए लेकिन जानवरों से भी करिए। खूब सारे पेड़ लगाइए जिससे कि ऑक्सीजन मिले, कोविड से बच के रहिए। तीसरी वेव पता नहीं, ईश्वर करे न आए कोई वेव, अब फिर भी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी बनाए रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।